हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। ये इस सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोगों ने इसके पहले स्थलों के बारे में पढ़ रखा था कि उसमें कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और वहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिली हुई थी, किन किन चीज़ों के प्रमाण मिले थे। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या और चीज़ें हैं, उसका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सब कैसा था, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सभ्यता का पतन। तो सभ्यता के पतन के बारे में जो सामान्य तथ्य है, यानी कि मैके और जॉन मार्शल ने जो तथ्य दिया था, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ था, और यही फिलहाल सर्वमान्य मत है। और इसके अलावा चाइल्ड और व्हीलर ने ये विदेशी आक्रमण वाला मत दिया था, क्योंकि इनकी थ्योरी वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी, ये उस थ्योरी को मानते थे। इनके अनुसार जो आर्य बाहर से आए थे, उन्होंने भारत पे आक्रमण करने के बाद जो है भारत पे आक्रमण किया, और ये उस टाइम पे जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उसको अंत कर दिया इन्होंने। इसके बाद फिर देखते हैं राजनीतिक जीवन। हालांकि ये सर्वमान्य नहीं है, विदेशी आक्रमण वाली जो वो है बात है, ये बाद में सिद्ध कर दी गई कि ये विफल है, ये मतलब सही नहीं है। ये बाढ़ वाली ज़्यादा सर्वमान्य है। इसके बाद देखते हैं राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो शासन है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की या दाढ़ी वाले महादेव जिनको बोला जाता है, उनकी मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो लोग मानते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि वो पुरोहित जो है संभवतः वही उस सभ्यता का शासक रहा होगा। वहाँ उस नगर का शासक मोहनजोदड़ो का वो पुरोहित ही रहा होगा। इसके अलावा लोग मानते हैं क्योंकि अन्नागार और वो सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे व्यापारी प्रधान एक वो दिखता है। व्यापार भी आगे आप चल के देखेंगे कि कैसे कहाँ से होता है, कैसे क्या। तो कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे ये व्यापारियों का शासन है, और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ ये नगर प्रशासन अलग से एक वो कमेटी रहती थी, वो शासन करती थी। तो आप ये याद रखते हैं, सर्वमान्य मत पुरोहित वाला है। इसके बाद फिर पिगट के अनुसार, एक पिगट करके एक इतिहासकार हुए, उन्होंने बोला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। इस सभ्यता की एक राजधानी नहीं बल्कि दो राजधानी हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और हंटर ने बोला है कि यहाँ का शासन जनतंत्रात्मक था, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई इस सभ्यता में अस्त्र शस्त्र और महल ये सब सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। तो इसे ये प्रमाण भी मिलता है कि यहाँ का शासन हो सकता है जनतंत्रात्मक हो, लोग मिलके एक सरकार बनाते हों या एक राजा बनाते हों और संभवतः वो लोग शासन करते हों। तो ऐसा भी देखने को एक संभावना है। इसके अलावा फिर देखते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो यहाँ परिवार जो है मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मतलब जातियाँ नहीं थी। लेकिन समाज जो है, समाज फिर भी विभाजित था। ये उसके कामों के आधार पर विभाजित था। जैसे कि पुरोहित का अलग काम हुआ करता था, उसका एक अलग वर्ग था। व्यापारी का एक अलग वर्ग था। जो वहाँ के श्रमिक थे उनका अलग वर्ग था। जो शिल्पकार थे, शिल्पी लोग थे, उनका अलग वर्ग था। और ये लोग काफ़ी शांतिप्रिय हैं, जैसा कि इस पॉइंट से आपको देखने को मिलता है। ये काफ़ी हद तक शांतिप्रिय लोग थे, और अस्त्र शस्त्र, लड़ाई झगड़े ये सब कम देखने को मिलते हैं इस सभ्यता में। इसके बाद देखते हैं, तो खाने में ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, और इसके भी प्रमाण मिले हुए हैं। इसके बाद आभूषण जो है, यहाँ पे पुरुष और स्त्रियाँ ये आभूषण काफ़ी वो चलन में थे, और पुरुष स्त्रियाँ दोनों समान रूप से आभूषण पहना करते थे। इसके बाद देखते हैं मनोरंजन। तो मनोरंजन में ये पासे, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई, इस सब से अपने आप को मनोरंजित करते थे, अपने आप को एंटरटेन करते थे। इसके बाद देखते हैं यहाँ का आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन के बारे में देखना है तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग कृषि। तो कृषि में इन लोगों को, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कालीबंगा में हम लोगों को जुताई के साक्ष्य मिले हुए थे। वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए थे। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जुताई, बुआई इत्यादि से परिचित थे, और सिंचाई से भी परिचित थे कि सिंचाई आर्टिफिशियल तौर पे कैसे की जानी है, ये भी उनको पता था। इसके बाद फिर देखते हैं कौन कौन सी फसलें उनको पता थी। तो गेहूँ, जौ, मटर, कपास इत्यादि से परिचित थे, और चावल के भी कुछ जगहों से प्रमाण मिले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद फिर गन्ना और रागी, ये दो फसलें हैं। इन दोनों फसलों के बिल्कुल भी कहीं से प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये अगर एमसीक्यू, अगर मतलब क्वेश्चन एसएससी पूछती है, ये पूछती है यूपीट्रिपल में, ऐसा करके क्वेश्चन आता है पेट में कि कौन कौन निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, तो हो सकता है आपका गन्ना या रागी इन दोनों में से कोई एक दे दे कि जिसके प्रमाण उस टाइम पे नहीं मिले हुए हैं।
उसके बाद देखते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में ये कुबड़ वाले सांड की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिससे पता चलता है कि ये यहाँ का प्रिय पशु था। और इसके बाद में यहाँ के लोग गाय से परिचित थे, गाय का पालन करते थे। और घोड़ा, जैसा कि मैंने बताया था कि काफ़ी जगहों से घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े के खिलौने जो है वो खिलौने टाइप के घोड़े जो है मिट्टी के, वो भी मिले हुए हैं। तो पशुपालन में ये इतने चीज़ों से परिचित है। इसके बाद देखते हैं उद्योग। तो भारत में उस टाइम पे इस सभ्यता में उद्योग क्या क्या हुआ करते थे। तो उद्योगों के बारे में जो रिसर्च हुई है, जो पता चला है, यहाँ पे सूती वस्त्र के उद्योग थे, बर्तन के उद्योग थे, शिल्प के उद्योग थे, और यहाँ तक कि मनके वगैरह बनाने के कारखाने, कुछ मेकअप के कारखाने, ये सब दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के कारखाने भी मिले हुए हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा है व्यापार। तो ये जो था, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये विश्व के कई भागों से व्यापार किया करती थी। जैसे पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया के देश जो हैं, पश्चिमी एशिया में उस टाइम पे सबसे बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ही। दक्षिण एशिया की भी सभ्यताएं थीं छोटी मोटी, वहाँ से व्यापार होता था हम लोगों का। ईरान से, अफ़गानिस्तान से, यहाँ सबसे हम लोग व्यापार किया करते थे। इसके बाद देखते हैं निर्यात। तो निर्यात उस टाइम पे हम लोग सूती वस्त्रों का, हाथी दांत का, लकड़ी का इत्यादि का आयात यहाँ से करते थे। यहाँ से हम लोग बाहरी सभ्यताओं को देते थे। इसके बाद फिर आयात देखेंगे। तो आयात में जो है, चांदी जो है हम लोग ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। टिन हम लोग अफ़गानिस्तान से आयात करते थे। तांबे का आयात हम लोग राजस्थान की खेतड़ी वाली खान से करते थे। इसके बाद लाजवर्द, ये एक कीमती पत्थर हुआ करता है। जैसे जेम स्टोन्स आज हम लोग अंगूठी में या माला वगैरह बना के अगर हम जो कुछ भी पहनते हैं, ये ऐसे ही लाजवर्द एक तरीके का वो होता है, एक जेम स्टोन होता है, कीमती जेम स्टोन होता है। इसका आयात वहाँ पे मेसोपोटामिया से हुआ करता था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है धार्मिक जीवन। तो यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो ये एक लौकिक सभ्यता थी, और इसका पॉइंट है, इसमें पॉइंट है कि इसमें मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर मोहनजोदड़ो का नगर जो है, यहाँ से हमको मातृ देवी की पूजा की वो मिलती है, प्रमाण मिलते हैं, मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद जो हड़प्पा है, हड़प्पा से हमको उर्वरता की देवी जो है, उनकी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। और जो मोहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इसमें काफ़ी सारी मोहरों से ये पशुपतिनाथ नाम के इनके देवता हुआ करते थे, उनके प्रमाण मिले हुए हैं। आप पशुपतिनाथ का जो चित्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नाग पूजा, लिंगयोनि पूजा, स्वास्तिक का चिन्ह जो है, ये सब के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड यहाँ पर लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके बाद वृक्ष और पशु पूजा का भी प्रमाण मिला हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। आप ये वीडियो अगर आपको एक बार में याद हो जाता है तो ठीक है, वरना दोबारा से आप याद कर लें। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। वैसे मेरा जो सुझाव है कि आप हो सके तो इसको खुद से हाथ से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखे नोट्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं और खुद के रहते हैं। तो वो एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है वो भी बहुत हद तक काम करती है उस चीज़ में। तो ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।